नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल से लेकर के करेंट अफेयर्स उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो सीरीज में जनवरी 2022 और फरवरी 2022 से प्रमुख करेंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। साथियों, इससे पहले एक और वीडियो जारी हो चुका है जिसमें मार्च और अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। साथियों, आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं और फरवरी और जनवरी 2022 से बिहार से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स को देखते हैं। फरवरी 2022 27 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस संस्था द्वारा खोले गए राज्य का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया? यह मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा। यह है, यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। मां वैष्णो देवी सेवा समिति का मां ब्लड सेंटर पटना के दरियापुर गोला ब्रह्मस्थान मंदिर के पास खोला गया है। यह बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक है। इस नवनिर्मित ब्लड बैंक का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। किसने 24 फरवरी 2022 को 12वीं जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? यह है बबलू कुमार। बिहार के पटना जिले के बाढ़ के रहने वाले बबलू कुमार ने 12वीं जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पुडुचेरी में संपन्न हुए प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम भार वर्ग में बबलू कुमार टॉप पर रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को बिहार जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है दृष्टि। जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को कार्यस्थल से ही संबंधित इंजीनियर फोटो सहित अपलोड कर देंगे और मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार सरकार के किस विभाग ने 23 फरवरी 2022 को पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली लागू किया है? जल संसाधन विभाग के द्वारा यह प्रणाली लागू किया गया है। ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किया। गौरतलब है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से विभाग के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरी फाइलों को अपेक्षाकृत कम समय में निपटारा हो सकेगा। इस प्रणाली से दफ्तर को कागजों से मुक्ति मिलेगी। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहां बनाने की घोषणा 23 फरवरी 2022 को किया गया है? यह स्थान है वाल्मीकि नगर बगहा में। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अधीन बनी इस बटालियन की खासियत यह है कि यह देश की पहली महिला बटालियन है जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से बनी है। मुख्यालय में महिला सिपाहियों के रहने से लेकर मनोरंजन तक की सभी व्यवस्था होंगी। बिहार वन विभाग ने राज्य के किस नदी पर सफारी पर्यटन नौका विहार का शुभारंभ 20 फरवरी 2022 को किया? ये कोसी नदी पर किया गया है। वन विभाग की ओर से सुपौल जिले में बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार कोसी नदी में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया। कोसी नदी में पहली बार इसकी शुरुआत सरायगढ़ से भपटियाही प्रखंड से की गई है।
कोसी नदी में यह पहला सफारी है। इसके पहले गंगा में ऐसी सफारी का शुभारंभ हो चुका है। इस दौरान पर्यटकों को वन विभाग के अधिकारी एवं विशेषज्ञों ने कोसी नदी और उसके बेसिन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के साथ ही पक्षियों को दिखाते हुए उसकी पूरी जानकारी से अवगत कराया। हालांकि बिहार में नौका विहार की शुरुआत पूर्व में भागलपुर में गंगा नदी में हो चुकी है। वहां केवल गंगीय डॉल्फिन ही पर्यटक देख पाते हैं। बिहार के किस खिलाड़ी ने 18 फरवरी 2022 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? यह शकीबुल गनी इनका नाम है। मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में उन्होंने 341 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले मैच में यह सबसे बड़ा निजी स्कोर है। इससे पहले डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अजय राजकुमार रोहरा के नाम था, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2018-19 सत्र में हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 267 रन की पारी खेली थी। शकीबुल ने बाबुल कुमार के साथ 538 रन की साझेदारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 फरवरी 2022 को कहां जू सफारी का उद्घाटन किया? यह राजगीर में किया गया इनके द्वारा। यह राजगीर में स्वर्णगिरी पर्वत और बैभारगिरी पर्वत के बीच करीब 191.12 हेक्टेयर में बना है। यहाँ अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतुओं के दर्शन होंगे। इस सफारी के अंदर 6 शेर, 2 बाघ, 2 तेंदुआ, 2 भालू व काफी संख्या में हिरण है। गौरतलब है कि नेचर सफारी की आधारशिला 2016 में रखी गई थी, जिसका डिजाइन कई बार किया गया। अंत में 2022 फरवरी को पूरा कर इसको पर्यटकों के लिए चालू कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को कहां शहीद स्मारक तथा शहीद पार्क का लोकार्पण किया है? यह तारापुर मुंगेर में इनके द्वारा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण तथा शहीद पार्क व पुराना थाना परिषद में पार्क का लोकार्पण किया है। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के तारापुर में एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे। अब प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को इन सब चीजों की जानकारी हो, लोगों को गौरव महसूस हो। 12 से 13 फरवरी को बेंगलुरु में हुए आईपीएल नीलामी 2022 में बिहार के कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? यह है ईशान किशन। बिहार के नवादा में पले बड़े ईशान को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है। आईपीएल के इतिहास में वह युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। युवराज को दिल्ली डेयर डेविल्स, अब दिल्ली कैपिटल्स, ने 2015 सत्र से पहले रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि ईशान सबसे महंगे भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है। बिहार में कहां प्लास्टिक पार्क खोलने की मंजूरी उद्योग विभाग ने 13 फरवरी 2022 को दिया है? यह गोरौल वैशाली जिला में। कई दशकों से गोरौल में बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन पर इसका निर्माण होगा। विभाग 54 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक पार्क खोलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लास्टिक पार्क के लिए जरूरी आधारभूत संरचना विकसित करेगी। इससे 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। किसे 12 फरवरी 2022 को बिहार की खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह मनोज तिवारी।
बिहार के खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहित करने में जुटे बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के प्रयास से सुप्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर, स्टार व सांसद मनोज तिवारी को बिहार की खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनोज तिवारी इसके प्रचार प्रसार में योगदान करेंगे। 11 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंगेर में 696 करोड़ की लागत से कितने किलोमीटर लंबे गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया है? यह 14.5 किलोमीटर। इसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में किया था। इसके रेल वाले हिस्से पुल की पहले ही चालू कर दिया गया था, लेकिन सड़क वाले हिस्सा अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण नहीं शुरू हो पाया था। इससे मुंगेर तथा खगड़िया के बीच की दूरी 100 किलोमीटर एवं मुंगेर तथा बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल के निर्माण से मुंगेर से खगड़िया सहरसा जाने में लगभग 3 घंटे एवं बेगूसराय समस्तीपुर जाने में लगभग 45 मिनट समय की बचत होगी। बिहार में कहां 10 फरवरी 2022 को 2 प्राचीन गुफाएं खोजी गई है। यह नालंदा के उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में खोजी गई है। बिहार के नालंदा जिला के उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है। वनगंगा से लगभग 1 किलोमीटर दूर चोरमा एवं डोहरा गांव के बीच ये गुफाएं हैं। पहली गुफा 50 फीट लंबी है, व्यास 8 फीट और ऊंचाई 12 फीट है। थोड़ी दूरी पर 90 फीट लंबी दूसरी गुफा है। यह 8 फीट चौड़ी और 9 फीट ऊंची है। सेंट्रल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने बिहार में कहां राज्य का टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर 10 फरवरी 2022 को मंजूरी दी है। यह कैमूरांचल में देश भर के 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करने वाली केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने रोहतास एवं कैमूर के वन व पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए यह मान लिया है कि यह इलाका टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित होने के लायक है। इसके लिए यहां सभी परिस्थितियां मौजूद है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कोर एरिया 450 वर्ग किलोमीटर जबकि बफर एरिया 850 वर्ग किलोमीटर होगा। यह रोहतास व कैमूर के अधौरा से भगवानपुर, रामपुर, चेनारी, शिवसागर, सासाराम, तिलौथू, रोहतास व नौहट्टा प्रखंड में फैला हुआ होगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने संबंधी जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी राज्यसभा में दी। नेक्स्ट है, बिहार में कहां 5 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का शिलान्यास किया गया है? यह शिलान्यास सारण जिले में किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल मार्ग परियोजना के तहत सारण जिला स्थित कालू घाट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई लेवल बंदरगाह का शिलान्यास पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 13.17 एकड़ भूखंड में करीब 78.5 करोड़ रुपए की लागत से यह टर्मिनल 2 साल में तैयार हो जाएगा। इस टर्मिनल से व्यापार के साथ रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से हल्दिया पहुंचने वाला कंटेनर गंगा के रास्ते कालू घाट पहुंचेगा। सड़क मार्ग से कंटेनर उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों एवं नेपाल भेजा जाएगा। हल्दिया से कालू घाट की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करना आसान और सुरक्षित होगा। समय की भी बचत होगी। प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने किसे हराकर जीता है? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर
प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के बेंगलुरु में खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल में 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 37 और 36 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। पटना के लिए सचिन ने 10 और गुमान सिंह ने 9 अंक जुटाए, लेकिन टीम को आखिरी मिनटों में रणनीतिक चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रो कबड्डी लीग के विजेता एक नज़र में 2014 में जयपुर, उप विजेता यू मुंबा, 2015 में यू मुंबा, 16 में पटना पायरेट्स, 17 में पटना पायरेट्स, 2018 में बेंगलुरु बुल्स, 2019 में बेंगलुरु बुल्स और 2022 में दबंग दिल्ली। आईपीएल 2022 में बिहार के कुल कितने खिलाड़ी खेलेंगे? आईपीएल 2022 में बिहार के 5 खिलाड़ी खेलेंगे। आईपीएल 2022 नीलामी में ईशान किशन के साथ बिहार के 4 क्रिकेटरों की भी किस्मत चमकी। बेंगलुरु में हुई नीलामी में वैशाली के अनुनय नारायण सिंह का राजस्थान रॉयल्स और रोहतास के आकाशदीप को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। इनके अलावा झारखंड की ओर से खेलने वाले मुजफ्फरपुर के शाहबाज नदीम को लखनऊ और समस्तीपुर के अनुकूल राय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। पानी में तैरता हुआ बिहार का पहला सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? यह दरभंगा में स्थापित किया गया है। पानी में तैरता हुआ बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट। पानी में तैरता हुआ बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में बनकर तैयार हो गया। देश में संभवतः यह पहला बिजली घर है जो मेगावाट के स्तर पर है। अन्य राज्यों में किलोवाट के स्तर पर ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। बिहार में प्रयोग के तौर पर शुरू इस बिजली घर के सफल होने के बाद जल जमाव वाले अन्य इलाकों में भी इसे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसका काम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हुआ है। दरभंगा बिजली कंपनी के कार्यालय में मौजूद तालाब में इसे बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस पक्षी को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज किया गया है? यह मैथिली बत्तख को इसके लिए दर्ज किया गया है नाम। उत्तर बिहार में पाए जाने वाले मैथिली बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज कर लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के वैज्ञानिकों की टीम ने 6 साल तक बत्तख पर रिसर्च करने के बाद नामकरण किया है। मैथिली बत्तख पर काम करने वाली डॉक्टर रीना कमल बताती हैं कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और मोतिहारी क्षेत्र में बत्तख का देशी नामकरण किया गया है। यह अपने आकर्षक रंग, हल्के वजन और यहाँ के वातावरण में जिंदा रहते हैं। इसका मीट औषधीय गुणों से भरपूर है। राज्य में 50 से 60 हजार मैथिली बत्तख हैं। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला को संरक्षित करने तथा मिथिला की कला संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से कहाँ मिथिला चित्रकला और ललित संग्रहालय का निर्माण किया गया है? यह सौराठ, मधुबनी में। मधुबनी जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मधुबनी सौराठ पोखरैनी पथ पर करीब 31,790 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ है। गौरतलब है कि मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकारों के लिए किसी तरह की संस्था का यह प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने और पहचान मिलने में दिक्कत होती थी। मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना से उनकी यह परेशानी दूर हो गई है। यहाँ से 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं। कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को हर माह स्टाइपेंड भी मिलेगा। मिथिला ललित कला संग्रहालय में सिक्की मौनी बनाना, कागज से ढकिया बनाना जैसी मिथिला की विलुप्त हो रही विभिन्न लोक कलाओं पर शोध की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में इन दोनों संस्थानों का शिलान्यास किया था।
केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार के किस योजना को केंद्र सरकार ने अपनाया है? ये योजना है केमिकल फ्री फार्मिंग को। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे केमिकल फ्री जैविक कॉरिडोर बनाने की बजट में घोषणा की है। केंद्र यहाँ पे बिहार की यह चौथी योजना है जिसे केंद्र सरकार ने अपनाया है। इसके पहले हर घर बिजली, हर घर नल जल योजना और राज्य सरकार की जीविका योजना को केंद्र सरकार ने अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। फिलहाल बिहार के 13 जिलों में यह योजना पूर्व से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य सरकार पहले से ही गंगा नदी के किनारे स्थित 13 जिलों में विशेष कॉरिडोर विकसित कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले बिहार सरकार ने 2016 में 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल योजना और हर घर बिजली कनेक्शन देने की योजना की शुरुआत की थी, जबकि 2015 में ही इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने इसे अपनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इन योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण योजना जीविका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर इसकी शुरुआत की गई। पहले यह योजना स्वयं सहायता समूह के नाम से कुछ जिलों में चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुचि लेते हुए इस क्षेत्र में जीविका के नाम से महिलाओं की इसे महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। बाद में केंद्र सरकार ने इस योजना को अपनाते हुए आजीविका का नाम दिया है। बिहार में कहां 4 दिवसीय पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपैक्स 2022 का आयोजन किया गया है। यह पटना जीपीओ में किया गया है। यह प्रदर्शनी पटना जीपीओ में आयोजित हुआ है। इसमें टिकट संग्रह करने वाले यानी फिलाटेलिस्ट ने अपने टिकटों की प्रदर्शन के साथ उसके इतिहास के बारे में भी बताया है। इस प्रदर्शनी का थीम इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज रखा गया है। इनमें भारत की आज़ादी से पहले यानी 1939 से लेकर अब तक टिकट रखे गए हैं। आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद के टिकट, राज परिवारों के टिकट, जैन, बौद्ध, सिनेमा, महिलाओं के कपड़े, धर्म, बिहार और भारत का इतिहास, शादी, संगीत, संस्कृति जैसे विषयों पर टिकट देखने को मिले। प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पूरा करने में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? यह तीसरा स्थान बिहार का है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में पूरे देश में बिहार तीसरे स्थान पर आ गया है। देश में इस योजना को पूरा करने का औसत 78% है, जबकि बिहार में यह 88% है। अब तक 13,199 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें 8,753 पूरे हुए हैं। जिन लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं और अगर उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत 60,000 रुपये की राशि जमीन खरीदने के लिए दी जा रही है। नेक्स्ट है जनवरी माह का करंट अफेयर्स। जनवरी 2022 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार और किसके बीच 31 जनवरी 2022 को एक समझौता हुआ है? यह टाटा टेक के साथ बिहार सरकार का समझौता हुआ है। इस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत इस परियोजना के तहत कुल निवेश 4,606 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। टाटा टेक की ओर से ITI में 23 नए एडवांस कोर्स संचालित होंगे। पहले चरण में नए वित्तीय वर्ष में 60 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का लक्ष्य पूरा होगा। इसमें उद्योग क्षेत्र को जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा और
फिर शिक्षण की व्यवस्था होगी। दूसरे चरण में शेष ITI को इसी पैटर्न पर विकसित करने का काम पूरा होगा। भारत सरकार की ओर से 31 जनवरी को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? ये हुई है 1221 रुपये की बढ़ोतरी हुई प्रति व्यक्ति आय में। कोरोना काल में भी बिहार की अर्थव्यवस्था में उछाल के कारण बिहार के प्रति व्यक्ति औसत सालाना आमदनी 1221 रुपये बढ़ गई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय 45,071 रुपये था, जो 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 46,292 रुपये हो गई है। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के वित्तीय वर्ष का आर्थिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस अवधि में कोरोना का असर परवान पर रहा। पहली लहर के बाद दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे मजदूरों ने फिर से काम वाले ठिकानों पर जाकर बिहार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से संरचनागत परियोजनाओं में किए गए खर्च ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाने में महत्वपूर्ण पहल की है। इस कारण अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र धीमी गति से ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ा है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर बिहार के किस संस्थान ने अपना कार्यक्रम पेश किया? यह किलकारी। यह दूसरा अवसर है जब राजपथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में किलकारी की टीम अपना कार्यक्रम पेश किया है। बिहार की ये 13 बेटियां राजपथ पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष बिहार की लोक नृत्य शाम चकेवा की प्रस्तुति दिया है। भारत के आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर से चयनित 480 नर्तकी एक साथ नई दिल्ली के राजपथ पर नृत्य की प्रस्तुति दिया। इस प्रस्तुति में 13 बेटियां बिहार से थीं। 25 जनवरी 2022 को घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? ये 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। डॉक्टर शैबाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत और आचार्य चंदना को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिए जाने का ऐलान किया गया। वहीं इस साल टोक्यो में हुए पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत को भी पद्मश्री देने की घोषणा हुई। विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत वैशाली जिले के मूल निवासी हैं और ओडिशा से खेलते हैं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व राजनीतिक विषयों पर समान पकड़ वाले डॉक्टर शैबाल गुप्ता गैर सरकारी संस्था आद्री के सदस्य सचिव भी थे। उनका निधन पिछले साल 28 जनवरी को पटना में हुआ था। वह बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के मामले में गठित रघुराम राजन समिति में शामिल थे। राजगीर विरायतन की संस्थापक आचार्य श्री चंदना जी महाराज जैन समाज में आचार्य पद प्राप्त करने वाली प्रथम साध्वी हैं। 50 साल से वे लोगों की सेवा कर रही हैं। दिव्य व्यक्तित्व की स्वामिनी 85 वर्षीय चंदना जी का जन्म 26 जनवरी 1937 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के चस्कामन गांव के एक भेल परिवार में हुआ था। उन्होंने 12 साल का मौन व्रत रखा। 1972 में राजगीर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। राजगीर में विरायतन की स्थापना पूज्य गुरुदेव उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज की प्रेरणा से की। विरायतन की 1974 में स्थापना के बाद नेत्र रोगियों के चिकित्सा सेवा के दौरान विरायतन स्थित नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम में अब तक हजारों नेत्र रोगियों के अंधेरे जीवन की रोशनी प्रदान किया जा चुका है। 25 जनवरी 2022 को बिहार के किन 2 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है धीरज कुमार और पल साक्षी को। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी के चौमुखा के 8 वर्षीय धीरज कुमार और
छपरा के 7 वर्षीय पल साक्षी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरज ने मगरमच्छ से अपनी भाई की जान बचाई थी, तो पल साक्षी ने कोरोना काल में 10,000 रुपये की मदद पीएम केयर्स फंड में भेजी थी। इस पैसे को उसने चैरिटी शो के जरिए जुटाया था। प्रधानमंत्री ने दोनों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 1-1 लाख की पारितोषिक राशि भेजी गई। पटना नगर निगम ने 17 जनवरी 2022 को शहर के कितने हस्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 6 हस्तियों को पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्वच्छता सर्वे 2022 अभियान हेतु पटना नगर निगम ने शहर के 6 हस्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसमें सुपर 30 के आनंद कुमार, पूर्व क्रिकेटर अमीकर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खां, सीनियर डॉक्टर अजय कुमार और कार्टूनिस्ट पवन शामिल हैं। ये पटना को साफ सुथरा रखने के लिए आम लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए यह सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे। बिहार वन विभाग ने 16 जनवरी 2022 को कहां पर मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? यह क्षेत्र है मंदार पर्वत पर। देवासुर संग्राम का गवाह रहा प्राकृतिक वन रमणीय छटा से भरपूर मंदार पर्वत, देश में मोर अभयारण्य बनाने की पहल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इसके लिए वन विभाग ने सर्वे का रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंप दी है। बांका का मंदार पर्वत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए कई कार्य हो रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मंदार पर्वत पर रोपवे पिछले साल सितंबर माह में ही शुरू हो गया है। इस कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, यहाँ 50 करोड़ की लागत से विकास कार्य भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 को देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय निफ्टेम कहां खोलने का निर्णय लिया है? यह है बिहार में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटीज राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम का तीसरा संस्थान बिहार में खोला जाएगा। इसके पहले 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में हैं। प्रस्तावित संस्थान में नए नए खाद्य उत्पादों को विकसित करने पर शोध होगा। निफ्टेम में टेक्नोक्रेट से लेकर उद्यमी तक तैयार करने के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 को छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान का शुरुआत किया है? ये पढ़े भारत अभियान का शुरुआत किया है। इस 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मकता, चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक और लिखित दोनों तरह के अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक चलने वाले इस अभियान में बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान में प्रति समूह प्रति सप्ताह एक क्रियाकलाप को इस तरह तैयार किया गया है कि पढ़ाई मनोरंजक बने और पढ़ाई का आनंद बना रहे। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य, जिसे 1 जनवरी 2022 को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ ने नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। यह अजय कुमार कक्कड़। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कक्कड़ के अलावा नववर्ष सम्मान सूची में 50 भारतवंशी शामिल हैं। वहीं अभिनेता डेनियल क्रेग, युवा टेनिस स्टार एम्मा राडुकानु समेत सैकड़ों लोग इस सूची में शामिल हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर को महारानी एलिजाबेथ ने नाइटवुड की उपाधि से सम्मानित किया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? बेरोजगारी के मामले में देश का शीर्ष राज्य हरियाणा है। हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर, झारखंड तीसरे नंबर पर और बिहार चौथे नंबर पर है।
नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोधगया का सैटेलाइट कैंपस कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया है? ये बेटा पटना में खोलने का निर्णय लिया गया है। सैटेलाइट कैंपस में मुख्य रूप से सीनियर और मिडिल स्तर के एग्जीक्यूटिव के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। एग्जीक्यूटिव के लिए लघु अवधि की मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ साथ 1 वर्षीय और 2 वर्षीय मैनेजमेंट कोर्स होगा। इसका फायदा बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला मॉडल फ्लोरकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? यह भागन बीघा नालंदा में। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH20 के किनारे है भागन बीघा। यहाँ सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। हाईटेक तकनीक से फूल फसल की नर्सरियां तैयार की जाएगी। चंडी नालंदा में स्थित है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल COE और देसरी वैशाली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की तरह ही मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ग्रीन हाउस बनेगा। यहाँ पे नर्सरी के पौधे तैयार करने के लिए मानव बल की जरूरत पड़ेगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के किस जिला को विकास के सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? खगड़िया जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10 करोड़ की राशि दी जाएगी। वहीं अच्छा रैंक प्राप्त करने के लिए जमुई को 2 करोड़ और पूर्णिया को 1 करोड़ मिलेगा। कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नवादा को आधारभूत संरचना के विकास के लिए बेगूसराय को 3 करोड़ दिए जाएंगे। नीति आयोग नवंबर 2021 के प्रदर्शन के आधार पर उक्त जिलों को रैंकिंग दी गई है। क्या है आकांक्षी जिला कार्यक्रम? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसमें देश के 112 और बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन कुल 49 मानकों को शामिल किया गया है। इस सभी मानकों में संयुक्त रूप से अव्वल प्रदर्शन करने वाले जिले को 10 करोड़ की मदद दी जाती है। जनवरी 2022 में जारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? यह है कैमूर जिला में। 2 साल में 9 जिलों में वन क्षेत्र पहले से घटा तो 4 जिलों में वन क्षेत्र की बढ़ोतरी शून्य रही है, जबकि 25 जिलों में 74.8 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। सूबे के कुल वन क्षेत्र का महज 6.5% सघन, 50.86% मध्यम तो 42.64% खुला वन है। 2 साल में सूबे में तकरीबन 8,41,50,000 पौधे लगाए गए हैं। यह खुलासा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2021 की रिपोर्ट से हुआ है। सर्वे ने यह भी बताया कि सूबे के 235.89 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी है। महज 4 जिलों पश्चिमी चंपारण कुल वन क्षेत्र 249.34%, मुंगेर 37.97%, जमुई 28.97%, रोहतास 0.14% में सघन वन है। 7 ऐसे जिले हैं जहां 1% से भी कम वन है। सबसे तज्जुब यह है कि अररिया, भोजपुर, कैमूर व रोहतास जिलों में वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी वन क्षेत्र घटे थे। लेकिन सुखद पहलू यह है कि पिछली रिपोर्ट के अनुसार अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, गया, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पटना व समस्तीपुर जिलों में वन क्षेत्र घटे थे, जबकि इस बार इन जिलों में वन क्षेत्र बढ़े हैं। सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं यह हैं शेखपुरा,
उससे अधिक बक्सर का है, उससे अधिक गोपालगंज का, उससे अधिक जहानाबाद का, और उससे अधिक अरवल का, और उससे अधिक पटना का। ये जिले हैं जहाँ पे कम वन क्षेत्र हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, पश्चिम चंपारण और रोहतास हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र है कैमूर में। आंकड़े की नज़र में वन और बिहार राज्य। कुल रकबा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यह बिहार का कुल रकबा है। बहुत घना वन 333.42 वर्ग किलोमीटर सघन वन है। मध्यम सघन वन है 3,285.83 वर्ग किलोमीटर। खुला वन है 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। टोटल वन क्षेत्र है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र 7.84% कुल वन क्षेत्र है। झाड़ी क्षेत्र है 235.89 वर्ग किलोमीटर। 2 साल में बढ़ा वन 74.80 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? यह फिलो ऐप। शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। इस समझौता के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही ऐप पर 7 दिन और 24 घंटे शिक्षक उपलब्ध होंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कराएंगे। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं के बीच फिलो ऐप के बारे में जानकारी दिलाना सुनिश्चित कराएं। ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को जेईई मेंस और नीट का क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि यह लाभ आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। बिहार से संबंधित और भी करंट अफेयर्स जो दिसंबर और नवंबर अक्टूबर माह का है, उसे नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।